नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे समुदाय विशेष की बढ़ती जनसंख्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बड़े बयान की। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के आंकड़े जुटा रही है और किसी को भी उत्तराखंड की मूल पहचान से छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और सरकार का मकसद ये है कि उत्तराखंड की ये पहचान हमेशा बनी रहे। नहीं, उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी शक्ति होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, उसकी समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में बयान दिया था कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा और उन्होंने ये कहा था कि उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता श्रीपाल बिष्ट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हो या धामी सरकार, ये लोग देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट भी मांगा था, लेकिन सरकार ने वो कांग्रेस को उपलब्ध भी नहीं कराया। सिर्फ और सिर्फ समान नागरिक कानून संहिता को लेकर जुमलेबाजी की जा रही है और राज्य की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। सरकार का कोई भी वर्क प्लान नहीं है और ना ही सरकार राज्य की जनता के लिए गंभीर है। तो ऐसे में राज्य सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, ये सोचने वाली बात है। वही स्थिति है, जुमलेबाजी और झूठे दावे सरकार लगातार कर रही है। और आप देखिए, राज्य आंदोलनकारियों का जो अधिकार था 10% क्षैतिज आरक्षण का, पहले तो सरकार की हिला हवाली के कारण जो है आंदोलनकारियों को फिर से 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए संघर्ष करना पड़ा। और अभी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों से कहा कि उनकी मांग को मान लिया गया है। कैबिनेट बैठक में बाकायदा इस प्रकार के प्रस्ताव भी पास किए गए, अनुमोदन भी दिया गया। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, धामी सरकार का दूसरा कार्यकाल भी साल भर का पूरा हो चुका है और अभी तक राज्य के आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर के वही स्थिति। उत्तराखंड की धामी सरकार में दायित्व बांटे जाने को लेकर चर्चा जोरों पर है और इन चर्चाओं के बीच में अब सोशल मीडिया पर एक लिस्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। अब उत्तराखंड बीजेपी ने इस लिस्ट को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। सूची में कई नाम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों के बताए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सरकार में दायित्वधारियों की इस लिस्ट को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि संगठन या सरकार ने दायित्वधारियों को लेकर ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की है। बता दें कि धामी सरकार में पिछले कई महीनों से दायित्वों के बंटवारे का इंतजार हो रहा है। प्रदेश नेतृत्व ने मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद लिस्ट फाइनल कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जल्द दायित्व बांटे जाने के संबंध में कई बार बयान भी दे चुके हैं, लेकिन अभी दायित्वों का आवंटन नहीं हुआ है। इससे पार्टी के भीतर दायित्व चाहने वाले नेताओं में लगातार बेचैनी भी बढ़ रही है। संभावना जताई जा रही है कि 30 जून के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष की बैठक में उत्तराखंड कैबिनेट को लेकर चर्चा भी हुई। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में कैबिनेट मंत्री के 4 पद खाली हैं। देखिए, पार्टी स्तर पर हमने इसकी जांच की बात की है, क्योंकि इस प्रकार की कोई सूची पार्टी द्वारा ना तो कहीं प्रेस को दी गई है, पूरी तरह फर्जी सूची है। और क्योंकि सोशल मीडिया में चलने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी समन्वय वार्ता की है और पार्टी स्तर पर हमने जांच उसमें बिठा दी है और जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। देखिए, पार्टी स्तर उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर उन्हें 10% क्षैतिज आरक्षण कब मिलेगा, जबकि सरकार आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का वादा भी कर चुकी है।
दरअसल राज्य आंदोलनकारियों का राज्य सेवाओं में 10% आरक्षण और चिन्हीकरण को लेकर 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके आरक्षण बहाली का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। राज्य सरकार ने गैरसैंण कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण देने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता श्रीपाल सिंह बिष्ट ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जुमलेबाजी और झूठे दावे सरकार कर रही है। 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर सरकार की हीला हवाली की वजह से राज्य आंदोलनकारियों को संघर्ष करना पड़ा। सरकार ने वायदा भी किया, लेकिन राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण के लिए दोबारा से संघर्ष के लिए मजबूर हो रहे हैं और सरकार उन्हें बार बार सिर्फ और सिर्फ वही झुनझुना पकड़ा रही है। वही स्थिति है, जुमलेबाजी और झूठे दावे सरकार लगातार कर रही है। और आप देखिए, राज्य आंदोलनकारियों का जो अधिकार था 10% क्षैतिज आरक्षण का, पहले तो सरकार की हिला हवाली के कारण जो है आंदोलनकारियों को फिर से 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए संघर्ष करना पड़ा। और अभी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों से कहा कि उनकी मांग को मान लिया गया है। कैबिनेट बैठक में बाकायदा इस प्रकार के प्रस्ताव भी पास किए गए, अनुमोदन भी दिया गया। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, धामी सरकार का दूसरा कार्यकाल भी साल भर का पूरा हो चुका है और अभी तक राज्य के आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर के फिर से संघर्ष के लिए बाध्य हो रहे हैं। वही स्थिति उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। दरअसल उत्तराखंड में जब निवेश आएगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। अब औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन के रोड शो का प्लान भी तैयार हो गया है। दुबई में अक्टूबर के पहले हफ्ते, सिंगापुर और यूरोप में नवंबर में रोड शो किया जाएगा। इसके जरिए प्रदेश सरकार बड़े निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उत्तराखंड में अक्टूबर और नवंबर में निवेशक सम्मेलन प्रस्तावित है। इससे पहले देश के कई बड़े शहरों और दुबई, सिंगापुर, यूरोप में भी रोड शो किया जाएगा। रोड शो के लिए सरकार ने उद्योग, पर्यटन, IT, उच्च शिक्षा के लिए नोडल विभाग नामित किए हैं। मुंबई में 15 जून, अहमदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ में अगस्त, बेंगलुरु में सितंबर, दुबई और हैदराबाद में अक्टूबर, सिंगापुर, यूरोप और चेन्नई में नवंबर में रोड शो किया जाएगा। सरकार ने निवेश के लिए हॉस्पिटैलिटी, शहर अवस्थापना विकास, पर्यटन, रोपवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट, कृषि और बागवानी, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र पर फोकस किया है। कि ऐसा है, जिस प्रकार से लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को रोजगार मेले की तरफ अग्रसित किया जा रहा है, उससे ये साबित हो रहा है कि उत्तराखंड एक 2025 तक अग्रणी राज्य की भूमिका में समायोजित होने वाला है। और दूसरा, जिस प्रकार से सीएम धामी की पहल होती दिखाई दे रही है, उन्होंने एक से एक जो फैसले लिए हैं वो अभूतपूर्व फैसले हैं जो आज तक किसी भी राज्य में नहीं लिए गए हैं। जैसे नकल विरोधी कड़ा कानून ले लीजिए, धर्मांतरण कानून ले लीजिए और महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण नौकरी में ले लीजिए। इस प्रकार के कितने ही अनेक और यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी जो लागू होने जा रहा है, सबके लिए एक समान कानून लागू होने जा रहा है। तो ये सब चीजों को अगर आप समायोजित करते हैं तो उत्तराखंड 2025 तक निश्चित ही अग्रणी भूमिका में आगे होगा, क्योंकि किसी भी राज्य में इस प्रकार के अब तक के कोई भी कड़े कानून और कोई भी कड़े नियम नहीं आगे आए हैं। 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये पहली बार नहीं कि जब इस प्रकार की बात मुख्यमंत्री कर रहे हों। पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे और दावे ही नहीं किए थे, एक इन्वेस्टर मीट भी हुआ था जिस पर राज्य की जनता की गाड़ी कमाई का लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया था और 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का दावा किया था, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन आप देखिए, इतना समय बीतने के बाद भी वो 1.5 लाख करोड़ रुपया कहाँ है, 1.5 रुपया भी कहीं धरातल पर लगा हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, तब 2019 के लोकसभा चुनाव नज़दीक थे। अब फिर से इस प्रकार की बात हो रही है कि राज्य में निवेश आएगा, उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे। उत्तराखंड में लगातार बाघों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर वन विभाग ने चिंता जताई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो इसके पीछे कई वजहें हैं, जिस पर विभाग की ओर से लगातार काम भी किया जा रहा है। पहला, बाघों की नेचुरल डेथ, दूसरा टाइगर की टेरिटरी में किसी बाहरी लेपर्ड का आना और फिर संघर्ष में मौत होना। उन्होंने आगे कहा कि ये सभी कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही विभाग का इस ओर भी ध्यान है कि कैसे
फॉरेस्ट को पर्यटन से जोड़कर राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। वहीं वन विभाग इको डेवलपमेंट कमेटी बनाने पर भी विचार कर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इससे प्राप्त होने वाले राजस्व का 10% हिस्सा सरकार को जाएगा और बाकी इन्हीं लोगों की आजीविका को बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा, ताकि आम आदमी को जंगलों से जोड़ते हुए आजीविका के साथ ही पर्यटन को भी राज्य में बढ़ावा मिल सके। निश्चित रूप से संज्ञान लिया गया है। देखिए बात बने, मैंने कहा आपसे 3 कारण है। एक तो जो आपका हमारा आना जाना होता है, एक समय में नेचुरल है, एज फैक्टर है, एज बढ़ने के बाद अल्टीमेटली आदमी जाता है, एक फैक्टर उसमें ये भी है। एक ये भी है कि एक आध जगह जहाँ पर आपने देखा कि जो टाइगर की टेरिटरी में कोई लेपर्ड आ गया, तो वो भी जंगल का राजा है, उसने कहीं ना कहीं वहाँ पर आपसी लड़ाई में बच्चे को और लेपर्ड को जाना पड़ा। तो ये, लेकिन इसके बारे में विभाग बहुत सचेत है, लगातार विभाग काम कर रहा है। मैं समझता हूँ हमने जिस तरह से आपने देखा कि आज एक यूनिट के हिसाब से टाइगर रिजर्व संभवतः अकेला है जहाँ सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। निश्चित पौड़ी में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। दरअसल गुलदार ने 2 अलग अलग गांवों में हमला करके 2 लोगों को घायल कर दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने में जुट गई है। शहर के गडोली में गुलदार ने एक बच्ची पर जानलेवा हमला किया। वहीं गगवाड़सियों पट्टी के तमला गांव में 40 साल के व्यक्ति को भी गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक गडोली गांव में 10 साल की बच्ची आरुषि अपने 8 साल के भाई के साथ चौक पर खेल रही थी। इसी दौरान घात लगाकर बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि पास में घर का पालतू कुत्ता भी मौजूद था। जैसे ही गुलदार ने बच्चे पर झपट्टा मारा, पालतू कुत्ते ने गुलदार पर हमला बोल दिया। शोर सुनकर ग्रामीण और बच्चे के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद गुलदार भाग गया। घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं तमला गांव में घर के चौक में बकरी खोल रहे विकासलाल पर गुलदार ने हमला कर दिया था। लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद गुलदार मौके से भाग गया। विकासलाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इन घटनाओं के बाद वन विभाग ने चौकसी बढ़ा दी है। सुरक्षा के लिहाज से गश्त भी की जा रही है। महाराष्ट्र के परबानी से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया था। भीड़ ने बच्चा चोर समझकर 3 युवकों की पिटाई कर दी थी, जिनमें से एक की मौत हो गई थी। अब इस मामले को लेकर सिख समुदाय में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर काशीपुर में सिख समुदाय ने रोष मार्च निकाला और राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब ने खालसा फाउंडेशन के बैनर तले सिख समुदाय के दर्जनों लोगों को इकट्ठा किया, जिसके बाद रोष मार्च के दौरान सिख समुदाय के लोगों ने अपने हाथों पर काली पट्टी भी बांध रखी थी। ये मार्च गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से शुरू होकर किला बाजार चौक, मुख्य बाजार, नगर निगम रोड होता हुआ महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचा, जहां पर नायब तहसीलदार के माध्यम से सिख समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने महाराष्ट्र की घटना पर दुख जताया है। आज महाराष्ट्र के एक ग्रामीण अंचल में 3 सिख बच्चों को उस गांव के प्रधान द्वारा अपने भीड़ के साथ एक मॉब लिंचिंग का मामला आया। उसमें उन 3 निरीह बच्चों के साथ दर्दनाक तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, जिससे एक व्यक्ति की, एक सिख बच्चे की वहीं पर मृत्यु हो गई और 2 सिख बच्चे बुरी तरीके से घायल हैं। ऐसा एक मौके पर किसी सज्जन ने वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया। वो वीडियो हमारे पास है। ये बुलेटिन में बात कालागढ़ की भी कर लेते हैं, जहां पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने जन चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही कुछ मामलों में अधिकारियों की कार्यशैली से डीएम नाराज भी नजर आए और कई अधिकारियों से मौके पर जवाब तलब भी किया। जन चौपाल के दौरान डीएम ने यूपीसीएल और पेयजल समेत पीएचसी और थाने के भवन की मरम्मत समेत कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया। साथ ही अधिकारियों को लोगों के आधार कार्ड, जन्म, मृत्यु और निवास प्रमाण पत्र बनाने में सुविधा पहुंचाने और समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। इस दौरान बीजेपी नेता शंकर सिंघल और वीएन सिंह यादव ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सीमांकन का मुद्दा उठाया, जिस पर डीएम ने एसडीएम को कॉर्बेट प्रशासन और जनता की संयुक्त बैठक कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
हम लोगों ने रात्रि चौपाल यहाँ पर आयोजित की। उसमें मेनली जो इश्यूज़ हैं वो आधार कार्ड से लेकर या जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जो मुद्दे हैं, या फिर आय प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन से रिलेटेड, हेल्थ के इश्यूज़ थे, पशुओं की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ थे। तो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को हम लोगों की तरफ से डायरेक्शंस दिए गए और कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और कल SDM स्तर पर एक बहुउद्देशीय शिविर होगा और अगले 10-15 दिनों तक हम कंटिन्यूसली सारे मुद्दों को पर्सनली मैं खुद भी उन्हें देखूंगा, ताकि जो हमारे जो शिविर हुए ऑनरेबल स्पीकर मैम का या उसके बाद में मेरा जो कंटिन्यूस आज रात्रि चौपाल है, तो उसमें जो जो चीज़ें फ्लैग हुई हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। हम लोगों ने बुलेटिन के आखिर में बात नरेंद्र नगर विधानसभा के रौंदेली गांव की भी कर लेते हैं, जहां टावर निर्माण करवा रहे अधिकारी और गांव के लोग आमने सामने आ गए। दरअसल लोगों में नाराजगी थी कि टावर निर्माण करने से पहले ग्राम सभा से इजाजत नहीं ली गई, लोगों से बातचीत नहीं की गई, जो लोगों की समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया। दरअसल कंपनी भूस्वामियों और ग्राम पंचायत के बगैर NOC के गांव के बीच से हाई टेंशन बिजली लाइन बिछाने के लिए टावर का निर्माण कर रही थी। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल भी मौजूद था। जब लोगों ने टावर निर्माण का विरोध किया तो ग्रामीणों को पुलिस और प्रशासन का डर दिखाकर डराने की कोशिश की गई और टावर निर्माण का काम नहीं रोका गया, जिसके बाद प्रधान ने क्षेत्रीय विधायक और वन मंत्री सुबोध उनियाल से फोन पर बात की। सुबोध उनियाल ने स्थानीय प्रशासन और टावर निर्माण करवा रहे अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्देश दिया कि जब तक ग्रामीणों के साथ बैठक कर समस्या का हल नहीं निकल जाता तब तक टावर निर्माण का काम रोक दिया जाए। इसके बाद फिलहाल टावर निर्माण का काम रोक दिया गया है। पावर ग्रिड माफिया बन के जमीनों पर कब्जा करके उन पे अतिक्रमण कर रहे हैं, टावर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तब ये शासन प्रशासन के आदमी लाके, पुलिस बल लाके लोगों को डरा रहे हैं और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये नहीं मान रहे हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम टावर लगा के रहेंगे। अब यहाँ के जो वन मंत्री हैं उनको जब हमने अपनी समस्या बताई तब जाके उन्होंने गांव वालों की सहमति में ये बात कही कि जब तक गांव की सहमति ना हो तब तक ये कार्य बंद किया जाए। पावर ग्रिड। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।